हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स के बारे में। इससे पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा कि ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम का यूज क्या है। और अब हम पढ़ेंगे अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मिल जाए, मतलब बहुत बड़ा अजीब सा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मुझे मिल जाए, तो मुझे उसे किस तरीके से रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, उसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को पहले हम पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहला जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का पार्ट आता है, दैट द फर्स्ट पार्ट इज रीअरेंजमेंट ऑफ द समिंग पॉइंट्स। रीअरेंजमेंट से आप क्या समझ रहे हैं? रीअरेंजमेंट का मतलब होता है जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ है उसका रीअरेंजमेंट कर देना है। अब यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं समिंग। समिंग पॉइंट का मतलब क्या है ये मैंने आपको समझाया है पिछली क्लासेस के अंदर कि कोई भी ब्लॉक जब आ रहा होता है या जा रहा होता है, मतलब कहीं से भी अगर वो आए किसी एक पॉइंट पर, और वहां पर एक नहीं दो, एक या दो से ज्यादा ब्लॉक्स अगर आपस में सम हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? समिंग पॉइंट्स। तो यहां पर हम रीअरेंजमेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहां पर मैं देखता हूं, सपोज ये फर्स्ट आपका इनपुट था R1, ये आया, ठीक है, यहां पर एक समिंग पॉइंट लगा हुआ है, इसकी जो वैल्यू थी ये थी पॉजिटिव। यहां पर नीचे से एक और इनपुट आया, दैट इज R2, सपोज ये भी क्या था? पॉजिटिव था। और यहां से इन दोनों का जो भी आंसर निकला, ठीक है, जो भी आउटपुट निकला उसको मैंने यहां बनाया। आउटपुट के बाद मैं वापस से एक और समिंग पॉइंट बना रहा हूं, ये प्लस है, और फॉर एग्जाम्पल एक और इनपुट मैं इसमें दे रहा हूं, दैट इज R3, और ये मैं ले लेता हूं नेगेटिव, और फाइनल आउटपुट मैं यहां पर जनरेट करता हूं। तो इस ब्लॉक डायग्राम को या इस डायग्राम को या इस सिस्टम को जब हम सॉल्व करेंगे, यहां पर हम सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सी की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर पहले मैं देखूंगा कि ये दोनों का जब सम हुआ तो मुझे इस वाली रेंज के ऊपर, मतलब इस वाली लाइन के ऊपर क्या वैल्यू मिली, दैट इज R1 प्लस R2। ये दो वैल्यूज मुझे यहां पर मिल गई। अगर R1 और R2 अगर यहां प्लस में आ रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, R3 माइनस में, और फाइनल आउटपुट निकल रहा है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं C इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 माइनस R3। तो मैं कह सकता हूं ये जो मेरे को डायग्राम दिया हुआ है या जो सिस्टम दिया हुआ है, इसका जो आउटपुट होगा C, दैट इज R1 प्लस R2 माइनस R3। सिमिलरली मैं इसी का एक और कंपोनेंट लेता हूं, कंपोनेंट इन द सेंस कि जो इनके समिंग पॉइंट है इनको मैं क्या करता हूं, रीअरेंज करता हूं, मतलब इधर वाले समिंग पॉइंट को इधर और इधर वाले समिंग पॉइंट को इधर। तो इनपुट तो सेम रहेगा मेरा R1 इनपुट के बाद यहां पर समिंग पॉइंट आ गया, ये पॉजिटिव था। देखिए यहां पर R2 था जो नीचे से आ रहा था, लेकिन मैं क्या करूंगा, अब R3 को यहां ऊपर उठा करके ले आऊंगा। तो अब यहां पर जो आने वाला है दैट इज माइनस R3। यहां पर आउटपुट निकला, आउटपुट निकलने के बाद एक और समिंग पॉइंट आया, जिसके बाद नीचे से यहां पर R2 में वैल्यू आई, दैट विल बी प्लस। ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, और यहां पर फाइनल आपका आउटपुट निकल जाता है C। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं देखूंगा कि जो ये वैल्यू है, यहां पर जो वैल्यू थी R1 प्लस R2, इस वैल्यू की मतलब इस लाइन की या इस सिग्नल की क्या वैल्यू होगी, ये होगी R1 माइनस R3, क्योंकि R3 यहां पर क्या है, माइनस में, तो मैं बोल सकता हूं R1 माइनस R3। अब ये R1 माइनस R3 यहां पर प्लस हो रहा है, तो फाइनली C इज इक्वल्स टू R1 माइनस R3 प्लस R2। क्या आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों सिस्टम का जो आउटपुट है सेम है? देखिए R1 यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये R1 आपका है पॉजिटिव में, R1 पॉजिटिव में, उसके बाद है R2 पॉजिटिव में, दैट इज R2 जो कि पॉजिटिव के अंदर ही है, देन R3 माइनस में है, ये भी R3 यहां पर माइनस में है। सिमिलरली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं किसी सिस्टम को रीअरेंज करना चाहूं या समिंग पॉइंट्स को रीअरेंज करना चाहूं तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूं। इसके बाद हम देखते हैं एक और समिंग पॉइंट का अरेंजमेंट। सपोज वही चीज मैं लेने वाला हूं, आउटपुट हमारा वही रहेगा, ठीक है, यहां से एक इनपुट आया दैट इज R1 जो कि है पॉजिटिव, इस समिंग पॉइंट में जाता है। मेरे पास R2 क्या था, पॉजिटिव था, तो सपोज मैंने ऊपर से R2 ले लिया, दैट इज R2 पॉजिटिव, और R3 मेरा नेगेटिव में था, माइनस R3, और यहां पर मेरा आउटपुट निकला है C। अगर मैं इस C को आउटपुट मानता हूं और इसका समिंग पॉइंट के थ्रू मैं आंसर निकालना चाहूं तो बेसिक क्या आंसर हो जाएगा, C शुड बी इक्वल्स टू R1 जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, R2 जो कि पॉजिटिव है, प्लस R2 एंड देन माइनस में R3। तो मैंने क्या देखा कि मैं समिंग पॉइंट्स को रीअरेंज कर सकता हूं। रीअरेंज करने से मेरा आंसर क्या होता है, सेम रहता है, और मैं चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की हटा करके उसको इजी कर लेता हूं। तो यहां पर भी आंसर था R1 प्लस R2 माइनस R3, R1 माइनस R3 प्लस R2 एक ही बात है। उसके बाद आया R1 प्लस R2 माइनस R3,
ठीक है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के अंदर जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज सीरीज कनेक्शन। ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, सीरीज कनेक्शन क्या होता है या कैस्केड कनेक्शन क्या होता है। यहां पर हम वापस से यही पढ़ने वाले हैं। सपोज यू हैव अ ब्लॉक जिसका गेन है G1 और यहां पर आपका इनपुट था R, ठीक है। इसके बाद यहां से इसका कुछ आउटपुट निकलता है और एक और ब्लॉक आ जाता है दैट इज G2 और फिर फाइनल आपका आउटपुट निकलता है C। तो अगर मैं आउटपुट निकालना चाहूं, C निकालना चाहूं, तो C निकालने के लिए मुझे ये देखना होगा कि आउटपुट निकलता कैसे। अगर ये R और ये G1 है, ये अगर दोनों कैस्केड में, या फिर मैं बोलूं कि ये दोनों कैस्केड में है, ठीक है, मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, C/R। उसको अगर मैं निकालना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, पहले मैं C निकालता हूं। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले ये R G1 से मल्टीप्लाई होकर के यहां पर आउटपुट देगा इस सिग्नल में R G1। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R G1 G2 इज इक्वल्स टू C। मुझे क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, C/R, आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल्स टू क्या होगा, G1 डॉट G2। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई भी सिस्टम कैस्केड के अंदर आ जाता है या सीरीज के अंदर आ जाता है तो मैं उस दो ब्लॉक्स को सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, G1 G2 से। ये C है, ये R है। तो मतलब कोई भी दो ब्लॉक अगर सीरीज में आ जाएंगे, कैस्केड कनेक्शन में आ जाएंगे, तो मैं उनको सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर दूंगा दैट इज G1 G2। ये हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर मैं इतना प्रेशराइज नहीं करने वाला हूं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है दैट इज एलिमिनेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड पाथ। एलिमिनेशन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, किसी भी चीज को एलिमिनेट करना है, हटाना है। एलिमिनेशन ऑफ फीड फॉरवर्ड पाथ। फीड फॉरवर्ड से आप क्या समझ रहे हैं, फीडबैक तो आपने नाम पढ़ा है, लास्ट क्लासेस में मैंने पढ़ाया था कि जो आउटपुट है वहां से एक सिग्नल लिया और उसको कहां दे दिया हमने, इनपुट के अंदर दे दिया, जिससे मेरे को डिजायर आउटपुट मिल सके। अब फीड फॉरवर्ड क्या होता है, मतलब फॉरवर्ड के अंदर अगर कोई चीज आपके प्लस हो रही है तो उसके लिए, उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मैंने क्या लिया, R इनपुट लिया, G1 ब्लॉक ले लिया। G1 ब्लॉक के बाद यहां से अब मैं फीड फॉरवर्ड पाथ देने वाला हूं, तो मेरे को यहां पर एक समिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा। सपोज ये प्लस में है और यहां से फीड फॉरवर्ड में यहां पर वैल्यू दे देता हूं। अब इस वैल्यू में आप चाहें तो गेन दे, ठीक है। किसी भी लाइन पे जब आपको गेन देना होता है तो आप क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर इस तरीके से गेन दे देते हैं। चलिए उसको G1 नाम दिया है तो मैं इसको G2 नाम दे देता हूं। तो यहां पर मेरा जो फीड फॉरवर्ड के अंदर गेन है दैट इज G2। G1 आपका फॉरवर्ड पाथ का गेन है, ये फीड फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड से फीड हो रखा है। अगर ये एरो यहां ना हो करके इस तरफ गया हुआ होता, समिंग पॉइंट पीछे की तरफ होता, तो ये फीड बैक पाथ बन जाता। अभी ये फीड फॉरवर्ड पाथ है। फीड फॉरवर्ड होने के लिए इस तरीके से ये जाता है। सपोज इसको भी मैं प्लस ही ले लेता हूं और यहां पर मैं निकालता हूं आउटपुट C, ठीक है। तो अब आउटपुट आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है, सबसे पहले मैं यहां से चलूंगा, यहां से मेरा क्या जा रहा है, G1 जा रहा है। G1 किसके साथ मल्टीप्लाई है, R के साथ। तो ये सिग्नल क्या हो गया, ये सिग्नल बेसिकली हो जाएगा आपका R G1। R G1 के साथ कौन प्लस हो रहा है, G2। तो मैं बोल सकता हूं C शुड बी इक्वल्स टू R G1 प्लस G2। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इस तरीके से हम फीड फॉरवर्ड पाथ को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का फायदा क्या है कि इस पाथ को, मतलब ये जो डायग्राम है इसको मैं छोटा कर सकता हूं। कैसे छोटा कर सकता हूं, देखिए इनपुट समझ में आया R है, आउटपुट समझ में आया C है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो R इनपुट था इसके बाद मैंने एक सिंगल ब्लॉक बना दिया जिसकी वैल्यू है R G1 प्लस G2, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी G1 प्लस G2, और ये फाइनल आपका क्या निकल करके आ जाएगा, C निकल करके आ जाएगा। तो मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं किसी भी चीज को। अच्छा, यहां पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है छोटी सी। वो मिस्टेक क्या है, देखिए इनपुट यहां भी जा रहा है, इनपुट यहां भी जा रहा है। तो ये मैंने सिर्फ G2 ऐड किया, ये G2 ऐड नहीं होगा क्योंकि यहां पर भी R है। तो बेसिकली ये होगा R G2। तो यहां पर ओनली G2 ना होकर के हो जाएगा R G2, या फिर मैं बोल सकता हूं R कॉमन ले लो, G1 प्लस G2 बचेगा। देखिए यही सिंबल मैंने यहां बनाया। तो मतलब इतने बड़े कॉम्प्लेक्स डायग्राम को मैं एक छोटे ब्लॉक डायग्राम के अंदर यहां पर सॉल्व कर सकता हूं, जहां पर इनपुट R है, आउटपुट आपका C है और बीच में आपका गेन लगा हुआ है G1 प्लस G2। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं फीड फॉरवर्ड पाथ का। उसके लिए देखिए इनपुट तो मैं सेम रखने वाला हूं। सपोज ये R ही इनपुट ले लेते हैं, एक ब्लॉक ले लेता हूं जिसमें ये G1 है, एक और ब्लॉक ले लेता हूं जिसमें ये G2 है, और एक और ब्लॉक ले लेता हूं इस तरीके से, और यहां पर मैं लगा देता हूं एक समिंग पॉइंट। ये प्लस है, ये प्लस है, और इसको मैं माइनस मान लेता हूं, और यहां पर मैं निकालता हूं आउटपुट। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को सॉल्व करना चाहूं तो देखिए, अगर इस सिग्नल की बात की जाए तो इस सिग्नल के ऊपर क्या आंसर आ रहा है आपका,
इस सिग्नल के ऊपर मेरा आंसर आ रहा है, आर मल्टीप्लाई हो रहा है G2 से, तो ये बन गया आर G2, आर था G2 था, ये आर G1 है, तो ये सिग्नल बन गया मेरा आर G1। यहां कुछ भी नहीं है लेकिन आर तो है, आर तो है, ये सिग्नल आर हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका आउटपुट निकलने वाला है सी, ये निकलेगा आर G1 जो कि प्लस में है, प्लस आर G2 एंड प्लस आर। अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए मुझे सी बाई आर निकालना होता है, पता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो मैंने आर कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे G1 प्लस 1 और मल्टीप्लाई आर था, तो मुझे यहाँ पे सी बाई आर निकालना है, तो क्या बन जाएगा G1 प्लस G2, माइनस था, ये प्लस नहीं था, माइनस था, तो यहाँ पर मैं प्लस ना लेकर के लूंगा माइनस आर, यहाँ पर लूंगा -1, यहाँ पर लूंगा -1। तो फाइनल जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन निकल के आएगा वो आता है G1 प्लस G2 -1। तो अगर मैं इतने बड़े डायग्राम को एक छोटे डायग्राम में बदलना चाहूं तो मैंने इसको सिंगल एक ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसमें इनपुट तो R है और जो बीच में गेन आ रहा है ये है आपका G1 प्लस G2 -1 एंड दैट शुड बी C। तो मतलब मैंने इस पाथ को, ये जो आपका पाथ है, इस ब्लॉक्स को कन्वर्ट करके एक सिंगल ब्लॉक बना दिया, जिसमें G2 था, G1 था और माइनस का 1 था, एक ही ब्लॉक बना दिया। तो मतलब इस तरीके से मैं क्या करता हूं, जितने भी ब्लॉक्स मुझे दिए हुए हैं उन सबको क्या कर देता हूं, रिड्यूस कर देता हूं। रिड्यूस करने के बाद मैं एक ऐसी चीज पे पहुंचता हूं जिससे मैं ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकता हूं किसी भी ब्लॉक डायग्राम का, या उसे सॉल्व कर सकता हूं। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स और हैं इसमें अभी समझने के लिए। नेक्स्ट अब हम समझेंगे मूविंग, मतलब फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, दैट इज मूविंग अ समिंग पॉइंट। अब आपको क्या दिया हुआ है, एक समिंग पॉइंट दिया हुआ है, उसको आपको मूव करना है। मूविंग अ समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक, आफ्टर अ ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक दिया हुआ है समिंग पॉइंट, उसके बाद आपको शिफ्ट करना है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक समिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। समिंग पॉइंट मैंने लिया है जिसमें R1 इनपुट चल रहा है पॉजिटिव एंड R2 इनपुट चल रहा है पॉजिटिव, ये दोनों इनपुट ही हैं। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, एक यहाँ पर गेन लगा दिया, दैट इज G, और यहाँ पर मैंने इसका क्या कर दिया है, आउटपुट लगा दिया है, दैट वुड बी C ओनली। अगर मैं यहाँ पर आउटपुट कैलकुलेट करना चाहूँ, C को कैलकुलेट करना चाहूँ, तो C को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि ये सिग्नल जो मेरे यहाँ पर जा रहा है, इस सिग्नल की क्या वैल्यू है। R1 और R2 दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या लाएगा, R1 प्लस R2। अब गेन जो ब्लॉक आपका आगे आ रहा है दैट इज कैस्केड, मतलब सीरीज के अंदर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि R1 प्लस R2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है G और मुझे आंसर मिल जाता है C। तो C का वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई R1G प्लस R2G, या फिर मैं बोल सकता हूं G कॉमन आ गया R1 प्लस R2। अब बात ये होती है, मैंने आपको हेडिंग दी मूविंग अ समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक, मतलब इस समिंग पॉइंट को अगर मुझे ब्लॉक के बाद शिफ्ट करना है। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे आपके सामने आएंगे जिसमें आपको इसको समिंग पॉइंट को आगे शिफ्ट करना होगा, मतलब ब्लॉक के बाद शिफ्ट करना होगा, ब्लॉक के पहले शिफ्ट करना होगा। इसी तरीके से टेक ऑफ पॉइंट की बात भी हम करेंगे, जिसमें इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं, पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं आगे शिफ्ट करता हूं। देखिए जो जो नाम की बात करिए वही नाम हम यहां पर करने वाले हैं। बेसिकली ये R1 आपका क्या है, इनपुट है, ये R1 आपका क्या इनपुट है। समिंग पॉइंट में आगे भेज रहा हूं तो ब्लॉक मेरा पीछे हो जाएगा, ये ब्लॉक आ गया अब आपका G, और यहां पर आपका क्या आ गया, समिंग पॉइंट आ गया। समिंग पॉइंट आ गया जो कि पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। क्या ये वैल्यू सेम रहने वाली है, ये वैल्यू आपकी क्या चल रही थी, R2, ये वैल्यू आपकी R2 थी। ये समिंग पॉइंट को मैंने आगे भेज दिया, ये R1 था। तो एक छोटा सा रूल यहां पर लगता है, जब भी आप समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के बाद भेजते हैं तो उसके ऊपर जो गेन है, मतलब जिस गेन के बाद भेज रहे हैं, जिस ब्लॉक के बाद भेज रहे हैं, उस ब्लॉक से आपको यहां पर क्या कर देना होता है, इस पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहां पर आपका क्या निकलेगा, आउटपुट C निकलेगा। अब अगर आपको ये समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, तो हम क्या करते हैं, वापस से इसका C का आउटपुट निकाल करके देखते हैं। C का आउटपुट निकालने के लिए मैं यहां पर देखता हूं ये रेंज क्या है, मतलब ये सिग्नल क्या है, ये सिग्नल है आपका R1G, और ये सिग्नल क्या है आपका, ये सिग्नल है आपका R2G, और मुझे C निकालना है। तो C क्या हो गया, R1G, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस R2G। अब मैं यहां देखूंगा कि मैंने जो C की वैल्यू निकाली, जो मैंने यहां पर C की वैल्यू निकाली, क्या वो सेम है, C इज इक्वल्स टू R1G प्लस R2G, C इज इक्वल्स टू R1G प्लस R2G। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि आप जब भी एक समिंग पॉइंट को एक ब्लॉक के बाद लेकर के जाते हैं, समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद लेके जाते हैं, तो जिस ब्लॉक के बाद आप लेकर के गए हैं समिंग पॉइंट को, उस ब्लॉक के गेन से आपको उस इनपुट को मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब प्रोडक्ट करना होता है। तो ये है बेसिकली जब हम समिंग पॉइंट को किसी भी ब्लॉक के बाद यहां पर शिफ्ट करते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट जो पॉइंट मैं पढ़ने वाला हूं, ये आपका नेक्स्ट कौन सा पिछला पॉइंट चल रहा है हमारा, फिफ्थ पॉइंट हुआ। ये जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज मूविंग
a summing point before a block, moving a summing point before a block, किसी भी एक ब्लॉक से पहले जब मैं समिंग पॉइंट को शिफ्ट करता हूं तो क्या होता है। देखिए कैसे होगा, समिंग पॉइंट से पहले आपको शिफ्ट करना है तो मतलब ब्लॉक के बाद समिंग पॉइंट होगा। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें इनपुट R1 आता है, ये गेन G आता है, इसको मैं प्रॉपर बना लेता हूं, और इसके बाद एक समिंग पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉजिटिव है। समिंग पॉइंट के लिए इसको भी मैं प्लस में ले लेता हूं R2, और ये मेरा आउटपुट है C। कुछ इस तरीके का है, ठीक है। यहां पर मुझे C का आउटपुट लेना है। आउटपुट लेने के लिए मुझे चेक करना होगा इस ब्रांच पे क्या रेंज आ रही है। इस ब्रांच पे जो रेंज आ रही है दैट इज GR1, तो ये हो गया आपका GR1 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और प्लस में R2, ये फाइनल हुआ आपका, ठीक है। ये फाइनल आपका आउटपुट हुआ। अब मुझे करना क्या है, नाम के अकॉर्डिंग करना है, मूविंग अ समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। मुझे ब्लॉक से पहले समिंग पॉइंट को लेकर के आना है, तो ब्लॉक से पहले आपको समिंग पॉइंट लाना है। ये लीजिए समिंग पॉइंट आ गया, उसके बाद ब्लॉक आ गया। ब्लॉक का तो गेन आप चेंज कर ही नहीं सकते, यहाँ पे आउटपुट है, और समिंग पॉइंट से नीचे से जो इनपुट जा रहा था जाएगा, जो यहाँ पर इनपुट था रहेगा। ये हो गया R1। अब बात आती है ये जो इनपुट है, जैसे वहां किया था, इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसका भी जो आप करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पर एक लगा दिया ब्लॉक, और ये मेरा था आपका R2, ये आपका R1 है, ठीक है। ये R1 है, वो G है। इस गेन के पहले आप समिंग पॉइंट को लेकर के आए हैं, तो आप जिस गेन से पहले लेकर के आएंगे, पहले हमने क्या किया था प्रोडक्ट, यहां पर आप क्या कर देंगे डिवाइड, उस वाली वैल्यू का डिवाइडेशन कर देंगे। अगर G ब्लॉक था तो 1/G हो जाएगा। देखते हैं सही है या गलत। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटपुट निकालना पड़ेगा। आउटपुट निकालने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो यहां पर जो वैल्यू आई इस ब्लॉक पे, ये क्या है, अच्छा यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव। देखिए मैं हर एग्जांपल को अभी पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव भी लेंगे, नेगेटिव भी लेंगे, सारी चीजें लेंगे। तो यहां पर आया R1, किसके साथ प्लस है देख लेते हैं। ये R2 1/G के साथ प्लस है, तो ये हो जाएगा R2 इंटू 1/G। उसके साथ ये कैस्केड में है, फिर आउटपुट आपका आएगा। तो C मैं बोल सकता हूं R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय G एंड मल्टीप्लाइड विद G दैट इज इक्वल्स टू C। तो C की वैल्यू क्या हो गई आपकी, R1G प्लस R2। देखिए क्या ये दोनों ब्लॉक सेम है, GR1 ये रहा GR1 प्लस R2 ये रहा प्लस R2, C। तो ये दोनों ब्लॉक्स एकदम सेम है। तो अगर मुझे कभी भी समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक से पहले शिफ्ट करना होता है, बिफोर शिफ्ट करना होता है, तो मैं उस गेन से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 6th पॉइंट दैट इज मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट। अभी हम समिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, अब टेक ऑफ पॉइंट की बात करते हैं। टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक, इसमें भी हम देखेंगे आफ्टर से क्या होता है और बिफोर से क्या होता है। आफ्टर अ ब्लॉक, किसी भी टेक ऑफ पॉइंट को एक ब्लॉक के बाद लेकर के जाते हैं तो क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल में मानिए मैं इनपुट लेता हूं R, इसके बाद मैं एक ब्लॉक लगाता हूं दैट वुड बी G। ये मैंने एक ब्लॉक लगा लिया, यहां से मैं एक पॉइंट निकाल करके लेके जाता हूं दैट इज कॉल्ड टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट हम इसे बोलते हैं, समिंग पॉइंट नहीं है ये। समिंग पॉइंट में होता है जब यहाँ पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आकर के क्या हो रही होती है, सम हो रही होती है, ये टेक ऑफ पॉइंट है। और यहाँ पर वापस से कोई एक गेन है, यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल आउटपुट यहाँ पर C मिल रहा होता है। जब मैं टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद लेकर के जाता हूं तो आपको ये समझना है होता क्या है। तो ब्लॉक के बाद ले जाने के लिए सबसे पहले तो मुझे ब्लॉक बनाना पड़ेगा भाई, ये रहा ब्लॉक, ठीक है, ये मैंने C बना दिया। इसके बाद मैं लेकर के गया हूं टेक ऑफ पॉइंट को, टेक ऑफ पॉइंट को मैं इसके बाद लेकर के गया हूं, तो ये मेरा इनपुट R था। जैसे समिंग पॉइंट को मैं किसी भी ब्लॉक के बाद लेकर के जाता था तो क्या करता था, प्रोडक्ट करता था, मल्टीप्लाई करता था, किसका, उस गेन का जिसके बाद लेकर के गए। तो यहां पर क्या होगा, जिस गेन के बाद आप लेकर के जा रहे हैं उससे क्या हो जाएगा, डिविडेशन हो जाएगा। ये बन जाएगा 1/G, और यहां पर पहले जो आउटपुट था आपका, जो भी ब्लॉक था उसके अंदर जो भी गेन था एनीथिंग, वो एनीथिंग यहां पर रहेगा। यहां पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आप अपनी इच्छा से भी ले सकते हैं एनीथिंग। ये फाइनल ब्लॉक डायग्राम रहता है आपका जब आप टेक ऑफ पॉइंट को किसी भी ब्लॉक के बाद शिफ्ट करते हैं। वापस से समझ लीजिए, ये मेरा गेन है G जो कि फॉरवर्ड पाथ में आ रहा है, यहां से इनपुट आ रहा है। अच्छा, टेक ऑफ पॉइंट में ध्यान रखेंगे कि इनपुट हमेशा सेम रहता है। ये R इनपुट है, यहां पर आपने कोई भी चीज ली है और यहां पर आपने आउटपुट निकाला है। इसको मैं क्या करूंगा, जब इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं यहां शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा इस वाली वैल्यू पे। यहां पे जब मैं शिफ्ट करता हूं तो ये जो गेन है इससे मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं 1/G, और यहां पर जो भी है, कुछ भी है, एनीथिंग, वो एनीथिंग एज इट इज रह जाता है एनीथिंग के नाम से।
ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं 7th पॉइंट, आई थिंक 7th पॉइंट है आपका मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट, मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। एक ब्लॉक से पहले अब मैं टेक ऑफ पॉइंट को यहां पर शिफ्ट करने वाला हूं, तो उसको शिफ्ट करने के लिए मुझे वापस से एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो एग्जांपल लेकर के देखते हैं। टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक, इसका मतलब टेक ऑफ पॉइंट जो है वो किसी ब्लॉक के बाद है। ये मैंने G निकाला, ये मैंने R निकाला और यहां से मैंने निकाला C, यहां से बना हुआ है टेक ऑफ पॉइंट और यहां पर वही एनी थिंग, कोई भी वैल्यू यहां पर लगी हुई है। इसको मुझे क्या करना है, टेक ऑफ पॉइंट को, मेरे को ये जो टेक ऑफ पॉइंट है इसको मुझे ब्लॉक से पहले लेकर के आना है। जब भी मैं इसको ब्लॉक से पहले लाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूं, यहां पर फैन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। चलिए, जब मैं इसको ब्लॉक से बाद लाने की कोशिश करता हूं, पहले लाने की कोशिश करता हूं, तो क्या होगा, यहां पर जो आउटपुट निकलेगा यहां पर देखिए, ब्लॉक समिंग पॉइंट में क्या था, जब भी समिंग पॉइंट को आप किसी ब्लॉक से पहले लेकर के आ रहे थे तो क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था। यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उल्टा है, जस्ट उल्टा। अगर आप समिंग पॉइंट को आफ्टर अ ब्लॉक लेके जा रहे हैं, मल्टीप्लाई है, तो यहां पर जब आफ्टर अ ब्लॉक लेके जाएंगे टेक ऑफ पॉइंट में, तो डिवाइड होगा। जब समिंग पॉइंट में आप किसी समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले लेकर के आ रहे हैं तो डिवाइड है, तो यहां पर जब आप पहले लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर रहेगा G और यहां पर वही ब्लॉक जिसके अंदर वैल्यू थी एनीथिंग, कोई भी वैल्यू थी, यहां पर आपका इनपुट R रहेगा। तो ये चार सारी चीजें हमें समझनी थी कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के अंदर हम इन सब चीजों को कैसे यूज करते हैं। चलिए अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, किस तरीके से हम इन एग्जांपल्स को करेंगे। यहां पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स डिजाइन किए हैं जिससे आपको समझ में आए कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स का यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द ब्लॉक डायग्राम शोन इन द फिगर 1 एंड फिगर 2, ये आपका फिगर 1 है, ये आपका फिगर 2 है, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। देन फाइंड द के, तो मैं क्या देखता हूं कि मुझे के फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इनको सॉल्व करना आना चाहिए। तो जो फर्स्ट मेरा ब्लॉक डायग्राम है या फर्स्ट मेरा जो फिगर है, इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो आउटपुट क्या होता है, CS अपॉन RX। देखिए यहां पे एक ही ब्लॉक है, एक ही ब्लॉक है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, आउटपुट अपॉन इनपुट शुड बी इक्वल्स टू जो भी गेन आपको यहां पर दिया हुआ है, गेन है मेरा S+2 अपॉन S+1, ये गेन मेरा यहां पर निकला, ये आउटपुट निकल गया। फर्स्ट वाले का ट्रांसफर फंक्शन यहां पर निकल चुका है। अब हम देखते हैं सेकंड वाले का ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे। सेकंड वाले को ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में हमने देखा था कि ब्लॉक को रिड्यूस करते जाइए। आप रिड्यूस करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे दिया है k और 1+s, ये क्या है, कैस्केड में, तो मैं एक नया ब्लॉक डायग्राम बना लेता हूं इन दोनों को सॉल्व करके। देखिए यहां पर इनपुट क्या था, RS, तो ये भी इनपुट आपका क्या रहने वाला है, RS। इसके बाद मेरे पास क्या रहेगा, एक ही ब्लॉक हो जाएगा, और ये क्या है, कैस्केड है, कैस्केड में हमेशा गेन मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये क्या है, k, ये है 1 अपॉन 1+s, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो k अपॉन S+1 बन जाएगा, k अपॉन S+1 बन जाएगा। और उसके बाद आपका एक समिंग पॉइंट है, तो समिंग पॉइंट तो लगेगा यहां पर, ये मैंने एक समिंग पॉइंट लगा दिया। समिंग पॉइंट के बाद यहां से मैंने इनपुट दिया था और वो डायरेक्ट इसमें दिया था और दोनों की वैल्यू प्लस थी, तो ये भी वैल्यू प्लस आ गई आपकी, ये भी वैल्यू प्लस आ गई, ये आपका टेक ऑफ पॉइंट है और ये आपका आउटपुट है C। अब मुझे इस आउटपुट को डिफाइन करना है। इस आउटपुट को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या देखा, पहले मुझे ये समझना पड़ेगा ये फीड फॉरवर्ड पाथ है या फीडबैक पाथ है। इन दोनों को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो इनपुट से अगर ये आउटपुट की तरफ जा रहा है, इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहा है, दैट इज फीड फॉरवर्ड पाथ। अगर ये आउटपुट से इनपुट की तरफ आ रहा होता, मतलब एरो वहां से निकल करके अगर एरो यहां गया होता, तो ये कहलाता फीडबैक पाथ। ये है फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड का मैंने आपको बताया हुआ है, जो भी वैल्यू होंगी दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, जैसे हम पैरेलल में करते थे, पैरेलल कनेक्शन और ब्लॉक डायग्राम हमने पढ़ा था, जितनी भी चीजें थी सबको हम क्या कर देते थे, प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो इसी तरीके से मैं अब इनको प्लस कर देने वाला हूं। तो मेरे पास यहां पर जो इनपुट निकलेगा या जो ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा, दैट इज CS/RS शुड बी इक्वल्स टू, ये देखिए इसको मैं प्लस करने वाला हूं, k अपॉन S+1 +1, तो ये हो जाएगा k अपॉन S+1 +1। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो LCM आएगा S+1 और ऊपर वैल्यू आ जाएगी k प्लस S+1, दैट शुड बी CS/RS। अब मैंने क्वेश्चन में ये देखा था कि ये जो दोनों सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम क्या है, एकदम इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट है तो जो ये इनपुट आउटपुट आया है, ट्रांसफर फंक्शन आया है, और जो उसका ट्रांसफर फंक्शन आया है, दोनों सेम है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं उसके ट्रांसफर फंक्शन के सामने मैं S+2 अपॉन S+1 यहां पर यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां पर यूज करूंगा k प्लस S+1 अपॉन
s प्लस वन शुड बी इक्वल्स टू s प्लस टू अपॉन s प्लस वन। मुझे k फाइंड आउट करना है। देखिए नीचे डिनोमिनेटर पार्ट एकदम सेम है, जब सेम होता है तो क्या हो जाता है, ये कैंसिल। ऊपर वाली इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, k प्लस s प्लस वन शुड बी इक्वल्स टू s प्लस टू। ये s दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये वन वहां जाएगा तो ये वैल्यू देगा k शुड बी इक्वल्स टू टू माइनस वन, देन k शुड बी इक्वल्स टू वन। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा, जो मेरे को यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो ब्लॉक डायग्राम आपको दो दिए हुए हैं, दो फिगर दिए हुए हैं, इन दोनों के ब्लॉक डायग्राम जो हैं ये एकदम इक्विवेलेंट हैं। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा एग्जांपल अपने को निकल के आया कि ये भी देख सकते हैं कि अगर आप ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पर क्या लेता, क्या आई थी हमारी k की वैल्यू 1 आई थी, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं, या 1 लिखने की नीड भी नहीं होती है, आप डायरेक्ट लाइन भी बना सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, मतलब आप सिंगल जो ब्लॉक है s प्लस टू अपॉन s प्लस वन को लिख सकते हैं फॉरवर्ड पाथ में 1 अपॉन s प्लस वन, और फीड फॉरवर्ड के अंदर उसको एक गेन दे सकते हैं जिसकी वैल्यू है 1। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं या ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, एकदम सेम। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। एक और एग्जांपल यहां पर है, इसमें है डिटरमाइन c बाई r। c का है आपका, ये आपका आउटपुट, r का है आपका, ये आपका इनपुट। इसको देखने से पहले मैंने ये देखा यहां से दो वैल्यू निकली, मतलब यहां पर एक टेक ऑफ पॉइंट बना हुआ है, यहां से दो वैल्यू निकली, एक वैल्यू तो गई यहां पर, ठीक है, प्लस में, ये भी प्लस है, और एक वैल्यू यहीं से निकल रही है, वो यहां से निकल करके कहां गई, यहां पर, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो इसको समझने के लिए पहले एक ब्लॉक सॉल्व कीजिए आप। एक ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा अभी क्या है, दोनों लाइन एक ही लाइन पे जा रही हैं, तो उसको अलग करते हैं। ऐसा मान लीजिए कि ये लाइन इस तरीके से गई है, ये लाइन यहां पर नहीं है, किस तरीके से गई है, ऐसे गई है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं हम। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैंने इनपुट बना दिया r, ये मैंने गेन बना दिया g1, और अच्छा g1 क्यों बनेगा आप बताइए, जब ये g1 है और ये फीड फॉरवर्ड है, तो मैंने आपको क्या बताया, दोनों जुड़ जाते हैं। अच्छा, किसी भी लाइन में अगर गेन नहीं दिया हुआ है, इस तरीके से ब्लॉक और गेन नहीं दिया हुआ है, तो उसका गेन हमेशा 1 माना जाता है। तो मैं g1 प्लस 1 लिख दूंगा तो ये सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, g1 प्लस 1। अभी मैंने किसको सॉल्व कर दिया है, अभी मैंने इस ब्लॉक को सॉल्व कर दिया है, यहां से लेकर के यहां तक वाले ब्लॉक को, ठीक है। उसके बाद समिंग पॉइंट हट गया और यहां पर क्या आ गया, g2। उसके बाद समिंग पॉइंट रहेगा, अभी उसको सॉल्व थोड़ी किया, यहां पर वैल्यू थी प्लस, और यहां से एक लाइन निकल करके जा रही थी जिसकी वैल्यू भी थी मेरे पास यहां प्लस, और ये निकल रहा था आउटपुट c। अब बात क्या थी, ये g1 प्लस 1 है, ठीक है, ये g1 प्लस 1 है, ये g2 है, और ये यहां पर उसका आगे सॉल्यूशन है। तो मैंने क्या देखा, इसको सॉल्व करने के लिए, इस ब्लॉक को सॉल्व करने के लिए, ये क्या है, दोनों कैस्केड के अंदर है। जब ये कैस्केड के अंदर होते हैं तो मैं इसको सिंगल डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैं इसको एक सिंगल डायग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मुझे लग रहा है कम है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्पेस बना लेता हूं, समझते हैं हम इसको। चलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, यहां पर जो मेरे पास कैस्केड के अंदर ब्लॉक है, उसको जब मैं सिंगल ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करूंगा, यहीं पे कर देता हूं, इस ब्लॉक को मैं यहां पर अब सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो मेरे पास पहले ब्लॉक क्या था, पहला ब्लॉक क्या था मेरे पास, यहां पर g1 प्लस 1 था, ये हो गया g1 प्लस 1, जो कि मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, g2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये g2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। अब मैंने देखा ये वापस से फीड फॉरवर्ड लगा हुआ है, वापस से क्या लगा हुआ है, फीड फॉरवर्ड। इसको वापस से मुझे सिंगल ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करना है, और फीड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, दिस गेन प्लस दिस गेन। यहां पर कोई भी गेन नहीं है, तो मतलब मैं इसको बोल सकता हूं 1। तो मैं इसको वापस से रिड्यूस करता हूं, ठीक है, ये इनपुट r तो रहेगा, ये इनपुट हट जाएगा। अब हट जाने के बाद यहां पर आपका आउटपुट आ गया, लेकिन यहां पर एक वैल्यू आएगी, ये g2 था, और उसके बाद क्या लग जाएगा, प्लस 1। तो फाइनल अगर मैं आउटपुट की बात करता हूं, c बाई r शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g1 प्लस 1, g1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद g2 एंड देन प्लस 1। अगर आप इसको ऑल सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे आपको फाइनल आउटपुट निकलेगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा वापस समझते हैं, इसी डायग्राम के ऊपर जो मैंने आउटपुट निकाला है। हो सकता है आपको जगह की वजह से थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन अभी मैं वापस से आपको यहाँ समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने क्या करा, इस g1 को इस फीड फॉरवर्ड के साथ सॉल्व किया, तो यहाँ पर ये वाली लाइन हट करके यहाँ पर जो गेन आएगा ये आ जाएगा g1 प्लस 1, ये रहा g1 प्लस 1। उसके बाद ये लाइन तो हट चुकी है, ये ब्लॉक तो हट चुका है क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर चुका। अब ये g2 और ये g1 दोनों क्या कैस्केड, तो यहाँ पर इस पूरे ब्लॉक की जगह एक वैल्यू निकल करके आएगी g1 प्लस 1 इंटू g2, ये रही g1 प्लस 1 इंटू g2। उसके बाद ये लाइन चल रही है अभी भी, ये लाइन की वैल्यू क्या है, प्लस 1 है, प्लस यहाँ पर लगा हुआ है, 1 यहाँ पर है, इसको मैंने 1 के साथ यहाँ ऐड कर दिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन का ट्रांसफर फंक्शन जो होगा ये हो जाएगा g1 प्लस 1 इंटू g2 प्लस
1। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले ब्लॉक डायग्राम पे चलते हैं। अब यहां पर वापस है डिटरमाइन C बाई आर। C बाई आर यहां पर दिया हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि ये तो रहा आउटपुट C, ये रहा इनपुट R। अब बात ये इसको सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि पहले आप इस वाले ब्लॉक को सॉल्व करो, पहले आप इस वाले ब्लॉक को सॉल्व करो, तो जिसमें ये समिंग पॉइंट आ रहा है, जिसके ऊपर एक वैल्यू आ रही है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्या करें भाई, अब मैं आपको बोलता हूं चलो इस वाले को सॉल्व मत करो, इस वाले को सॉल्व मत करो, ऐसा सोचो कि इस वाले को सॉल्व कर लो भाई, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो इसको भी सॉल्व कैसे करूंगा, उसके अंदर भी तो एक ये लाइन आ गई ना, तो मतलब मैं ऐसे डायरेक्टली किसी भी चीजों को सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं, क्या एक काम कर दूं कि ये जो टेक ऑफ पॉइंट है इसको यहां से रिमूव करके यहां लगा दूं। तो मैंने क्या पढ़ा था कि अगर आप टेक ऑफ पॉइंट को किसी भी ब्लॉक के बाद लेकर के जा रहे हैं तो गेन का क्या हो जाएगा, वहां पर डिवाइड हो जाएगा। गेन का क्या हो जाएगा, वहां पर डिवाइड हो जाएगा। गेन कौन सा है, 1 अपॉन एस। तो यहां पर जो एक नया ब्लॉक आकर के लगेगा, यहां पर जो एक नया ब्लॉक आकर के लगेगा वो होगा 1 अपॉन एस, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेसिकली आप जानते हैं ना, 1 अपॉन एस का मतलब क्या होता है, ऐसी होता है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं कि ये लाइन जो है आपकी ये क्या बन गई, एस बन गई। ये गेन यहां पर चल ही रहा था, अब ये लाइन यहां पर नहीं है, ये लाइन डायरेक्ट हो गई है। तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले मैंने टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद लेकर के गया। अब थोड़ा सा सही लग रहा है, अब सही इस तरीके से लग रहा है कि मैं अब इस वाली वैल्यू को क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। ये जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाया, क्यों, क्योंकि अब ये लाइन तो है ही नहीं ना यहां पर। अब क्या है यहां पर, ये डायरेक्ट फीड, अच्छा फीड फॉरवर्ड है या फीडबैक है। देखिए ये इनपुट यहां से निकला और वापस आ गया, तो ये फीड बैक पाथ हुआ, फीड फॉरवर्ड पाथ नहीं हुआ। तो इसको अब अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, इस ब्लॉक को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो कैसे सॉल्व करते हैं फीडबैक को। फीडबैक को सॉल्व करने से पहले हमें देखना पड़ेगा ये नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है। तो इसको देखने के लिए मैं क्या देखता हूं यहां पर कि ये नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव की वजह से ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का आंसर क्या होता है, जब भी आप आउटपुट निकालते हैं नेगेटिव फीडबैक में, C बाई आर निकालते हैं या आउटपुट निकालते हैं, तो वो होता है GS अपॉन 1 प्लस GS HS, जहां पर GS क्या है, जो फ्रंट पाथ है, जो फॉरवर्ड पाथ है उसका गेन है 1 है, GS बता ही दिया। HS क्या है, HS जो है फीडबैक पाथ का गेन कहलाता है। तो इस वैल्यू से इस डायग्राम को मैं एक ही ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां पर GS क्या है मेरा, 1 अपॉन एस अपॉन 1 प्लस GS क्या है, वापस से 1 अपॉन एस। HS क्या है, HS क्या है, ये HS है भाई, ये HS है, इस पे कितना गेन है, कुछ भी गेन नहीं है, मतलब 1 मान करके चलेंगे, इंटू 1। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए 1 अपॉन एस एज इट इज, यहां पर एलसीएम आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, s प्लस 1, ठीक है, और अपॉन एस, बिल्कुल एलसीएम है तो s भी बनेगा। s से s कैंसिल आउट होगा, s से s कैंसिल आउट होकर के क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन s प्लस 1। तो मतलब मैं इस डायग्राम को एक नए तरीके से डिजाइन कर सकता हूं। चलिए यहां पर बना लेते हैं उस डायग्राम को। सबसे पहले तो मेरे पास यहां पर था पॉजिटिव, ये था मेरा RS, यहां पर मेरे पास आया था नेगेटिव, नेगेटिव आने के बाद यहां पर मेरे पास था S के बाद मैंने इस पूरे डायग्राम को सॉल्व कर लिया है, एक ब्लॉक बना दिया है, सिंगल ब्लॉक, जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन s प्लस 1, और यहां से मेरे आउटपुट CS, और यहां से एक आउटपुट जा रहा है जिसकी वैल्यू है यहां पर S, ठीक है। यहां तक मैं समझ चुका हूं। आगे देखते हैं अब इसको कि आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ रहे हैं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से मैंने क्या करा, इस ब्लॉक को सॉल्व कर दिया। अब बात यह है कि ये दो क्या है, कैस्केड में, तो भाई कैस्केड में तो मल्टीप्लाई होता है, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, कौन सी बड़ी बात है। तो इसको मैं S और इंटू में 1 अपॉन S प्लस 1 को एक ही ब्लॉक बना देता हूं। चलो यहां से इसको हटाते हैं और एक ब्लॉक बनाते हैं। तो यहां पर जो ब्लॉक बन करके आएगा, ये बन करके आ जाएगा S अपॉन S प्लस 1। ये लीजिए साहब, ये निकल आया। अब देखो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये आउटपुट है, और नीचे से क्या जा रहा है, फीडबैक जा रहा है। और फीडबैक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेम फॉर्मूला। अगर ये नेगेटिव फीडबैक है, जो कि सच में है, तो GS अपॉन 1 प्लस GSHS, अगर ये पॉजिटिव होता तो GS अपॉन 1 माइनस GSHS कहलाता। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको वापस से एक सिंगल ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। ये मेरा इनपुट है, ये मेरे पास क्या रहने वाला है RS, ये मेरा आउटपुट है, आउटपुट मेरे पास क्या रहने वाला है यहाँ पर CS, और S जो कि नीचे से आया उसको अभी हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ये GS है, ये HS है, इसको सॉल्व करते हैं। S अपॉन S प्लस 1 GS अपॉन 1 प्लस GSHS, ये क्या है, S अपॉन S प्लस 1 इंटू HS, HS क्या है आपका S।
तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अब s+1 नीचे से एलसीएम आएगा और कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, यहां पर बचेगा आपके पास यहां पर s, ठीक है, और नीचे से s+1 एलसीएम आया तो ये क्या बचेगा, s+1 प्लस एस स्क्वायर। देखिए यहां पर देखिए, ये s+1 ऊपर एलसीएम था, s+1 नीचे एलसीएम था, ऊपर का s आया, ये s+1 यहां आया और ये s स्क्वायर यहां आया। तो फाइनल इस ब्लॉक के अंदर क्या वैल्यू रहने वाली है, ये वैल्यू रहेगी s अपॉन एस स्क्वायर प्लस s+1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने पूरे ब्लॉक डायग्राम को, इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को यहां से चालू किया था। देखिए सबसे पहले मैंने इस फीडबैक पाथ को सॉल्व किया, अच्छा सबसे पहले मैंने टेक ऑफ पॉइंट को पीछे लेकर के गया, फिर इस फीडबैक पाथ को सॉल्व किया, फीडबैक पाथ को सॉल्व करने के बाद इस कैस्केड को सॉल्व किया, कैस्केड को सॉल्व करने के बाद वापस से लास्ट फीडबैक पाथ से सॉल्व किया, और मेरे पास एक ही ब्लॉक के अंदर ये आंसर निकल गया। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि CS/RS जो कि ट्रांसफर फंक्शन है वो हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस s+1, दैट शुड बी योर ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। तो इस तरीके से मैं ये देख सकता हूं कि जितने भी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स मैंने पढ़ी थी उनका मैंने यहां पर यूज किया। देखिए टेक ऑफ पॉइंट को पीछे ले जाना मैंने यूज कर लिया, कैस्केड मैंने यूज कर लिया, फीडबैक मैंने यूज कर लिया। तो यहां पर मैं 3 तरीके की चीजें तो यूज कर चुका हूं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को बेसिकली यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि और किस तरीके, अच्छा कुछ ही एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको भी समझ के आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। ये है फाइंड इक्विवेलेंट डायग्राम्स, ठीक है, इसमें मैंने आपको 3 वैल्यू दी है। सबसे पहला है आपका ए, ठीक है, फिर है आपका बी, नेक्स्ट स्लाइड पे आपका है सी। ये क्वेश्चन है आपका। इन 3 ब्लॉक डायग्राम को ए बी सी को आपको कंपेयर करना है किसके साथ, 1 ना है, यहां पे नाम दिया है 1, उसके बाद है ये 2, उसके बाद है ये 3 और उसके बाद लास्ट में आता है ये 4। तो इन 4 चीजों के साथ आपको ए बी सी को कंपेयर करना है, तो इक्विवेलेंट डायग्राम फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट डायग्राम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले का ट्रांसफर फंक्शन उठा लेता हूं। तो सबसे पहले का आउटपुट क्या है, सी, इनपुट क्या है, जनरली मैंने यहां पर आउटपुट इनपुट C/R ही रखा है, तो वो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो मैं बोल सकता हूं C/R शुड बी इक्वल्स टू, देखिए ये क्या है, ये G जा रहा है आपके फॉरवर्ड के अंदर, यहां से ये कनेक्ट होकर के जा रहा है बैक साइड में। अच्छा यहां मैंने कुछ यूज नहीं करा, सिंबल में माइनस यूज कर लेता हूं, ठीक है, मैं यहां पर क्या यूज कर लेता हूं, माइनस यूज कर लेता हूं, नेगेटिव फीडबैक यूज कर लेता हूं। नेगेटिव फीडबैक यूज करने की वजह से अगर मैं C/R निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाता है, GS, G क्या है यहाँ पे, G तो G ही है अपॉन 1 प्लस GSHS, 1 प्लस G तो G था, HH था। तो इस वाले ब्लॉक डायग्राम का जो आंसर निकला वो निकला G अपॉन 1 प्लस GH। ये मैं सेव करके रख लेता हूं। कंपेयर करेंगे कि 1 2 3 4 में से ABC कहां पे मैच करता है। चलिए नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम क्या है आपका, ये 1 अपॉन H पॉजिटिव में जा रहा है, यहां पर जा रहा है, जान दो। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस 1 अपॉन H को तो यहीं पे एज इट इज लिख लेता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। ये क्या है, आगे जा रहा है, ये क्या है, वापस आ रहा है, तो मतलब फीडबैक पाथ है। फीडबैक पाथ को कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर नेगेटिव है तो GS अपॉन 1 प्लस GSHS। GS क्या है यहाँ पे, GS की वैल्यू यहाँ पे GH है, अपॉन 1 प्लस GSHS, GS क्या है, GH है, HS क्या है, 1 है, 1 को तो मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है। ये क्या आया C, ये क्या आया R, और C/R क्या होता है, बीच में एक 2 ब्लॉक आ गए। अब ये दोनों ब्लॉक क्या है, कैस्केड है, तो मतलब मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखेंगे, मैं इसको सिंपल डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं, यहां कर देता हूं। चलिए, तो ये मेरे पास क्या था, R इनपुट था, ये कैस्केड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर मैं GH अपॉन 1 प्लस GH को 1 बाई H से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये H से ये H कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ही ब्लॉक बचेगा जो जिसकी वैल्यू आएगी G अपॉन 1 प्लस GH। क्या वैल्यू आएगी, G अपॉन 1 प्लस GH शुड बी इक्वल्स टू C। तो C/R क्या निकल करके आ गया यहाँ पर, G अपॉन 1 प्लस GH, ठीक है। ये हमने A को भी सॉल्व कर लिया है और B को भी सॉल्व कर लिया है। देखिए इस क्वेश्चन से आपको एक तो ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस करना आ गया, ट्रांसफर फंक्शन निकालना आ गया और कंपेयर करना भी आ गया कि कौन सी वैल्यू किसके साथ कंपेयर करके आंसर देती है। सिमिलरली अब इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, C पार्ट को, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ, ये R1 है, देखिए ये R1 प्लस है, R2 प्लस है, तो ये R1 प्लस R2 यहाँ पर आया, मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, G2 के साथ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो C मेरा था उसमें R1 प्लस R2 तो G के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, कुछ इस तरीके से यहां पर आया, और माइनस में था R3, माइनस में था R3, तो मेरी C की वैल्यू ये आ गई। यहां पर मैं
ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ, आउटपुट अपॉन इनपुट फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ, मैंने सी फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि इनपुट तो बहुत सारे हैं ना, R1 है, R2, R3 है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा इनपुट मानते हो, R1 मानते हो अलग वैल्यू आएगी, R2 मानते हो अलग वैल्यू आएगी, R3 मानते हो अलग वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैंने सी निकाल लिया। अब इसको कंपेयर करना है हमको 1 2 3 से, तो पहले 1 उठा लेते हैं भाई। 1 क्या है आपका, ये R यहाँ से जा रहा है, पॉजिटिव में है, और यहाँ पर नेगेटिव में लगा हुआ है फीडबैक। फीडबैक को सॉल्व करना आता है, बिल्कुल आता है साहब, कर लेते हैं। तो GS वैल्यू क्या है, यहाँ पर GS की वैल्यू है G अपॉन 1 प्लस GH माइनस G, ये है GS अपॉन 1 प्लस GSHS, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस, और माइनस किसका सिंबल है, नेगेटिव फीडबैक का, तो 1 प्लस GSHS आ जाएगा। तो 1 प्लस GS क्या है, वापस से यही है, ये हो जाएगा G अपॉन 1 प्लस GH माइनस G, और H क्या है इंटू 1, स्ट्रेट लाइन है 1 होता है, ठीक है। ये C है, ये R है, बीच वाले ब्लॉक को मैंने एक सिंगल ब्लॉक के अंदर रिड्यूस कर दिया, जिसका गेन ये आने वाला है। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रांसफर फंक्शन C बाई R क्या होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसके सॉल्यूशन करने के लिए नीचे एलसीएम लेंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा G ऊपर वाला, ठीक है, एलसीएम लिया तो ये ऊपर चला गया 1 प्लस GH माइनस G प्लस G, दोनों के डिनोमिनेटर में था 1 प्लस GH माइनस G, 1 प्लस GH माइनस G, जो कि कट चुका है। अब फाइनल यहाँ पर क्या बचा, इस G से ये G कैंसिल आउट हुआ और आंसर क्या निकला है, G अपॉन 1 प्लस GH, जिसकी वैल्यू क्या है C बाई R। तो मैंने क्या देखा कि जो मेरा अच्छा, अभी एक बार और बाकी के भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलते हैं कि सॉल्यूशन क्या निकला। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर आपका प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस है, ये GH है, ये 1 अपॉन H है, नेगेटिव फीडबैक के अंदर है, तो नेगेटिव फीडबैक है, कोई बात नहीं भाई, GS अपॉन 1 प्लस GSHS करना होता है। तो GS की वैल्यू क्या है यहाँ पर, GH अपॉन 1 प्लस GSHS, तो GS क्या है GH और HS क्या है 1 अपॉन H, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 अपॉन H। तो फाइनल आंसर आपका निकलने वाला है यहाँ पर GH अपॉन H से H कट जाएगा 1 प्लस G, और ये एक ब्लॉक बन गया C और R के लिए। तो मैं बोल सकता हूं जो इस वाले फंक्शन का सेकंड फंक्शन का जो ट्रांसफर फंक्शन है C बाई R, वो क्या है GH अपॉन 1 प्लस G। ये हो गया सॉल्व। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा, ये R1 आया पॉजिटिव में, ये R3 1 अपॉन G के साथ माइनस हो रहा है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि R1 माइनस हो रहा है R3 अपॉन G से, बिल्कुल हो रहा है साहब, R3 अपॉन G से। ये दोनों वैल्यू आगे गई, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर R2 आ गया, प्लस में R2। अब ये ब्लॉक क्या है, कैस्केड के अंदर है, तो पूरे के पूरे सिस्टम को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, G से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये C निकलेगा। तो C अब सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो गया G R1 माइनस R2G एंड माइनस, मतलब प्लस R2G एंड माइनस R3, ये हो गया आपका आंसर। ये इसका आंसर है, ये ऊपर वाले का आंसर था। तो हमने क्या करा, 1 2 3 तीनों सॉल्व कर लिए, एक और बचा है फोर्थ, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आया R1 प्लस में माइनस R3, तो यहाँ जो गेन गया आपका क्या जाएगा R1 माइनस R3, उसके साथ ये प्लस हो रहा है कौन, R2 इंटू 1 अपॉन G, तो यहाँ से जो वैल्यू जा रही है R2 अपॉन G प्लस हो रही है, तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा R1 माइनस R3 प्लस R2 अपॉन G, और ये कैस्केड में हो रहा है G के साथ, तो ये वैल्यू आ रही है C। तो C की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा GR1 माइनस GR3 और प्लस R2 प्लस R2, तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन हुआ। चलिए अब मैच करते हैं कौन सा किसके साथ इक्विवेलेंट था। तो इक्विवेलेंट करने के लिए मैं चलता हूं वापस अपनी पहली वाली स्लाइड पे। इसका गेन क्या निकला, G अपॉन 1 प्लस GH, इसका निकला G अपॉन 1 प्लस GH, इसका निकला R1 प्लस R2 इंटू G माइनस R3, तो ये क्या है G अपॉन 1 प्लस GH। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो किसके इक्विवेलेंट है, आपके A और B के इक्विवेलेंट है, क्योंकि तीनों का जो ट्रांसफर फंक्शन है G अपॉन 1 प्लस GH, G अपॉन 1 प्लस GH, G अपॉन 1 प्लस GH यहाँ पर आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा पार्ट A और B था वो एक से पार्ट 1 से रिप्रेजेंट या इक्विवेलेंट है। सेकंड का आंसर देखिए GH अपॉन 1 प्लस G, ढूंढिए किसी से इक्विवेलेंट है, G अपॉन 1 प्लस G, G अपॉन 1 प्लस G नहीं है, मतलब GH अपॉन 1 प्लस G नहीं था। थर्ड वाला पार्ट देखिए GR1 प्लस R2G माइनस R3, GR1 प्लस R2G माइनस R3 किसके साथ है, ये रहा GR1 प्लस R2G माइनस R3, ये देखिए GR1 प्लस R2G माइनस R3। तो मैं बोल सकता हूं जो थर्ड पार्ट है वो आपके C पार्ट के इक्विवेलेंट है, C पार्ट के इक्विवेलेंट है। चलिए एक और बचा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये किसके, GR1 माइनस GR3 प्लस R2, GR1 माइनस GR3 प्लस R2,
GR1 माइनस GR3 प्लस R2 किसी के साथ इक्विवेलेंट नहीं है। तो मैंने ये देखा कि डायग्राम 1 मतलब A एंड B, डायग्राम A एंड B दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, और एक और के भी इक्विवेलेंट है, वो है पार्ट 1 के। तो ये तीनों को मैंने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है, अलग अलग तरीके का इनका ब्लॉक डायग्राम था, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, ट्रांसफर फंक्शन का सेम आ रहा है। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जब भी ब्लॉक डायग्राम आप बनाएंगे तो हर स्टूडेंट का ब्लॉक डायग्राम क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो यहां पर लेकिन ट्रांसफर फंक्शन उसका क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा होगा कि ब्लॉक डायग्राम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया जाता है और यूनिक क्यों नहीं है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं आज की क्लास के लिए, जो थोड़ा बड़ा एग्जांपल मैंने यहां पर उठाया है, इसको सॉल्व करना है। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। आप यहां से चालू करते हो, ये आपका RS है जो कि पॉजिटिव है, उसके बाद यहां पर H2 आ रहा है पॉजिटिव में, उसके बाद यहां से ये आगे गया पॉजिटिव में, G1 और G2 आया यहां पर, फिर ये H1 आया, फिर यहां पर वापस से समिंग पॉइंट आया, समिंग पॉइंट के बाद G2 है, फिर ये G4 है, फिर ये G5 निकलता है, फिर वहां से H3 निकलता है, फिर टेक ऑफ पॉइंट आता है, फिर आउटपुट निकलता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी हम यहां लगा देंगे, जो जो लग पाएंगी। अब उससे पहले आप ये समझेंगे कि अगर ट्रांसफर फंक्शन हमारे सामने इतना कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैस्केड कनेक्शन को सॉल्व करना है। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज कि आप सीरीज कनेक्शन को सॉल्व कर दीजिए। अगर सीरीज सारे कनेक्शन सॉल्व हो चुके हैं तो अब सेकंड स्टेप होता है पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व कर दीजिए या फीड फॉरवर्ड को सॉल्व कर दीजिए। ये अगर हो चुका है तो थर्ड स्टेप होता है कि आप जो फीडबैक पाथ है उनको सॉल्व कर दीजिए। फीडबैक पाथ को सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना होता है, अच्छा इन सबसे पहले अगर आपको टेक ऑफ पॉइंट या समिंग पॉइंट को आफ्टर अ ब्लॉक ले जाना है, बिफोर अ ब्लॉक ले जाना है, तो सबसे पहले उसको करेंगे। उसको करने के बाद ये सारे तीनों स्टेप्स को दोहराएंगे। फीडबैक एलिमिनेशन करने के बाद धीरे धीरे हम पूरे के पूरे ब्लॉक डायग्राम को एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे, जिसका कुछ इनपुट होगा कुछ आउटपुट होगा, और आउटपुट अपॉन इनपुट वो जो गेन है उस ब्लॉक का वही हमारा ट्रांसफर फंक्शन यहाँ कहलाता है। इस डायग्राम को सॉल्व करने से पहले मैं ये देखूंगा कि ये दोनों क्या है, कैस्केड के अंदर हैं, और ये दोनों क्या है, फीड फॉरवर्ड के अंदर है, क्योंकि आगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को तो सॉल्व कर लेता हूं और मैं बार बार इस डायग्राम को यहां पर अब बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, यहां पर मैं एक इनपुट बनाता हूं जो कि ये है आपका RS इनपुट। उसके बाद यहां पर एक समिंग पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। इस समिंग पॉइंट के ऊपर वैल्यू है प्लस प्लस, वापस एक समिंग पॉइंट है प्लस माइनस के साथ। तो यहां पर मैं लगा देता हूं प्लस और यहां पर भी मैं लगा देता हूं प्लस। उसके बाद एक वापस से समिंग पॉइंट है जिसकी वैल्यू यहां पर है प्लस और यहां पर है माइनस। उसके बाद क्या करा, लास्ट स्लाइड के अंदर देखिए G1 और G2 कैस्केड के अंदर है, सॉल्व करके यहाँ पे इसको सॉल्व करके लगा देता हूँ। तो यहाँ पर एक गेन आ गया जिसका गेन है, मतलब ब्लॉक आ गया जिसका गेन है G1 और G2। उसके बाद समिंग पॉइंट है प्लस माइनस के साथ, चलिए इसको भी लगाते हैं। यहाँ पर एक समिंग पॉइंट आ गया है, ये प्लस और ये माइनस। उसके बाद वो ऊपर से जा रहा है, जाने दीजिए। इसके बाद जो गेन आया ये है G3 और G4, दोनों क्या है, फीड फॉरवर्ड के अंदर है, तो दोनों क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मैं G3 और G4 को प्लस करके यहाँ पर एक ब्लॉक बना देता हूँ। तो यहाँ पर एक गेन बन जाएगा G3 प्लस G4 के नाम से। यहाँ से उसका आउटपुट निकला, आउटपुट निकलता है, समिंग पॉइंट खत्म हो चुका, G5 में जाता है। चलिए बनाइए यहाँ पे G5, यहाँ पर एक ब्लॉक बन गया G5 और ये आउटपुट निकला, आउटपुट है आपका YS के नाम से, ये आउटपुट निकला YS, ठीक है। अब बाकी के जो नीचे वाले पार्ट्स हैं उसको लगा देते हैं। यहाँ पर H1 है, G1 G2 के बाद जो ब्लॉक था उसमें H1 लगा हुआ है, G1 G2 के बाद जो ब्लॉक था उसमें यहाँ पर ये लगा हुआ है H1 नेगेटिव के साथ, ये लगा दिया। ऊपर वाला ले आते हैं, G5 के बाद से लेकर के इस वाले ब्लॉक में H3 लगा हुआ है, G5 के बाद से इस वाले ब्लॉक में यहाँ पर H3 लगा हुआ है नेगेटिव के साथ, ठीक है। और लास्ट स्लाइड में था G5 से पहले H2 फ्रंट पे जा रहा है प्लस में, G5 के बाद से यहाँ से जा रहा है H2 फ्रंट में। ये मैंने क्या करा, थोड़ा सा इस ब्लॉक डायग्राम को यहाँ पर मैंने कैस्केड सॉल्व किया, यहाँ पर मैंने फीड फॉरवर्ड सॉल्व किया, ठीक है। अब मैं वापस से देखता हूँ, अलग कलर यूज करता हूँ, ये इसको मैं वापस सॉल्व कर सकता हूँ, इसका तो कुछ पार्ट ही नहीं है ना। इस पार्ट को क्या है, ये फीडबैक पाथ कहलाता है। ये G1 G2 GS है और H1 आपका क्या है, नीचे से आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पर एक वापस से सिंगल ब्लॉक बनाने वाला हूं। तो जहां पर ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक को सॉल्व किया जाता है GS, तो ये होता है G1 G2 अपॉन 1 प्लस GS HS, तो ये बन जाएगा G1 G2 इंटू H1। बस डिवाइड कहीं पे कोई नीड नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने इस वाले ब्लॉक को सॉल्व कर दिया है।
तो जब मैं इसे सॉल्व कर देता हूं तो मैं इसको यहाँ पर एक ब्लॉक से ही रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक सिंगल ब्लॉक बना देता हूँ भाई, ये लीजिए, ये सिंगल ब्लॉक बन गया। इसकी वैल्यू है G1 G2 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H1 के साथ। ठीक है, अब बताइए किसको सॉल्व करें। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला सॉल्व कर लो, नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर क्या है, टेक ऑफ पॉइंट है। इस टेक ऑफ पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक के पीछे ले जाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया टेक ऑफ पॉइंट को जब आप ब्लॉक के पीछे लेकर के जाते हैं, ये ब्लॉक था, ठीक है, यहां टेक ऑफ पॉइंट था, ब्लॉक के क्या कर रहे हैं आप, पीछे लेकर के जा रहे हैं। जब भी आप टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के पीछे लेकर के जाते हैं तो उस ब्लॉक से आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर जब हम समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के बाद लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो टेक ऑफ पॉइंट को जब बाद लेकर के जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, किसका, G5 का। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन G5। अब आप सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करो। ये क्या है, कैस्केड में कौन कौन, G3 प्लस G4 इंटू G5। तो इसको मैं सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर देता हूं, कलर भी दूसरा ले लेते हैं। ये हो जाएगा G3 प्लस G4 इंटू G5। तो यहां पर एक सिंगल ब्लॉक बन जाएगा जो कि हो जाएगा G3 प्लस G4 इंटू G5, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या दिखा, ये GS है, ये HS है भाई, ये फीडबैक पाथ आ गया। तो फीडबैक पाथ को वापस से एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे, इसको वापस से सिंगल ब्लॉक में बना लो, जैसे यहां सॉल्व किया था वैसे ही यहां सॉल्व कर लो। तो यहां सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फीडबैक लेना पड़ेगा, जिसमें GS की वैल्यू है G3 प्लस G4 इंटू G5 अपॉन 1 प्लस G3 प्लस G4 इंटू G5 इंटू H3। कहीं पे कुछ डिवाइडेशन नहीं है, कहीं पे कुछ सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर है। तो मैं इस पूरे ब्लॉक को हटा करके एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूं। यही तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स हैं कि किस तरीके से आप इसको पढ़ रहे हो। तो मैंने यहां पर क्या करा, एक ब्लॉक बना लिया और ये मेरा आउटपुट है YS। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर ये वैल्यू आने वाली है, क्या वैल्यू है, ये है G3 प्लस G4 इंटू G5 अपॉन 1 प्लस G3 प्लस G4 इंटू G5 H3। तो ये पूरी ब्लॉक के अंदर ये वैल्यू आ गई। अब भाई और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये देखिए, ये कैस्केड है, ये भी कैस्केड है, तो नीचे वाले को भी सॉल्व करो, ऊपर वाले को भी सॉल्व करो। तो H2 1 बाई G5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। तो ये बन जाएगा H2 अपॉन G5, ये हो गया साहब। ऊपर भी कैस्केड है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई, अब मैं एक नया ले लेता हूँ, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है। तो नई स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक इनपुट बना लेता हूँ RS। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक आने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लाई में बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है। और यहाँ से ये निकल रहा था आउटपुट YS, और यहाँ से एक समिंग पॉइंट और होगा, यहाँ पर बिल्कुल है। तो ये समिंग पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ समिंग पॉइंट। ये वैल्यू है पॉजिटिव, ये है RS, ठीक है। और ये वैल्यू अभी चेक कर लेता हूँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और यहाँ पर भी एक गेन लगा हुआ था, उसकी वैल्यू भी कुछ थी, चेक करते हैं क्या थी, H2 अपॉन G5। तो ये वैल्यू तो थी H2 अपॉन G5। और पॉजिटिव नेगेटिव भी चेक कर लीजिए, पॉजिटिव था। और ये वैल्यू पूरी लिखनी है, ये वैल्यू यहाँ पर आप कर लीजिए पॉजिटिव। चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले G1 G2 मल्टीप्लाई हो रहा है G3 प्लस G4 इंटू G5 से। तो यहाँ लिख लेता हूँ G1 G2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, G3 प्लस G4 इंटू G5 से। G3 प्लस G4 इंटू में G5 अपॉन के अंदर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बहुत बड़ी है, लेकिन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कैस्केड है। 1 प्लस G1 G2 H1, ये हो जाएगी 1 प्लस G1 G2 H1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 प्लस G3 G4 इंटू G5। इतना बड़ा याद नहीं रहेगा, 1 प्लस G3 G4। तो यहाँ चलते हैं 1 प्लस G3 G4 ब्रैकेट में है। तो मैं यहाँ पर भी एक ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेता हूँ।
और यहाँ पर है G5 एंड H3, ये हो जाएगा आपका G5 एंड H3। देखिए मैंने इतने बड़े डायग्राम को छोटा कर दिया। अब क्या होगा, वो आउटपुट है, ये इनपुट है और नीचे से ये चीज आई, ठीक है। तो अब मैं इतने बड़ी चीज को बार बार सॉल्व नहीं कर सकता। मैं एक बार इसको लेट कर लेता हूं कि ये वैल्यू ए है। क्या लेट कर लेता हूं, ये वैल्यू ए है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में बना पाऊंगा कि यहां पर मेरे पास एक समिंग पॉइंट आ गया आर एस जो कि पॉजिटिव था, ये भी वैल्यू पॉजिटिव थी। यहां से जो गेन निकला उसकी वैल्यू ए है और यहां से निकला इसका आउटपुट वाई एस और यहां से एक एच एस मतलब जो फीडबैक लगा हुआ है ये है H5 अपॉन H2 अपॉन G5। ये है आपका H2 अपॉन G5, ये है H2 अपॉन G5। ये है फीडबैक पाथ। तो फीडबैक पाथ को तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, वन पॉजिटिव होता है तो GS अपॉन 1 माइनस GSHS हो जाता है। तो GS तो है A अपॉन 1 माइनस GSHS, HS की वैल्यू है H2 G5। ये एक सिंगल ब्लॉक बनेगा जिसका आउटपुट है YS और इनपुट है RS। अब मुझे निकालना है ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन था YS अपॉन RS शुड बी इक्वल्स टू सिंगल ब्लॉक। ये क्या है, A अपॉन 1 माइनस A इंटू H2 G5। अब ये A नहीं है, A के अंदर ये इतनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जब मैं इतने बड़े ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करना चाह रहा था, इतने बड़े ब्लॉक डायग्राम को जब मैं सॉल्व करना चाह रहा था तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या करा, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक यूज करी और उसके थ्रू इसको सॉल्व किया। तो वापस से फटाक से क्विक इंट्रोडक्शन के क्विक बताता हूं मैं आपको किस तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले हम चाहते, वैसे तो बहुत इजी था, अंदर हमें चीजें मिल गई थी इसलिए मैंने सॉल्व कर ली, लेकिन चाहते तो इसको भी पीछे ले जाते। तो सबसे पहले आप इस वाली ब्रांच को हटा करके क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर के जाएंगे जी। उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप करेंगे। उसके बाद आप इसको कैस्केड में सॉल्व करेंगे, इसको फीड फॉरवर्ड के अंदर सॉल्व करेंगे। ये सिंगल ब्लॉक है, इस सिंगल ब्लॉक के साथ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहलाता है आपका फीडबैक। तो अब आप इस फीडबैक को सॉल्व करके एक सिंगल ब्लॉक बना लेंगे। ये फीड फॉरवर्ड पहले ही हो चुका है। अगर ये पीछे चला जाता था तो ये फीड फॉरवर्ड एक ब्लॉक बन चुका था और ये G5 कैस्केड में था, फिर आपने इसको सॉल्व किया। ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक के साथ अभी ऊपर क्या है, यहाँ पर फीडबैक लगा हुआ है, फिर आपने इसको सॉल्व करके एक ब्लॉक बना दिया। अब ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, इनको आपने वापस से सॉल्व किया। वापस से सॉल्व करने के बाद यहां पर वापस से एक और ब्लॉक बना दिया जिसको सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। इस सिंगल ब्लॉक के साथ ये फीडबैक है। तो फाइनल आपने इस सिंगल ब्लॉक में जो कि A आया था और यहां पर G2 अपॉन 1 G2 इंटू 1 अपॉन G5 था, क्योंकि ये रूल था कि टेक ऑफ पॉइंट को जब आप बाद लेकर के जाएंगे तो क्या होगा। मैंने इसको क्या करा, फीडबैक में बना दिया। जैसे ही मैंने इसको फीडबैक में बना दिया तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आया है वो कुछ इस तरीके का निकल करके आया है यहाँ पर कि YS अपॉन RS आउटपुट अपॉन इनपुट शुड बी इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस A इंटू H2 G5। जहां पर A क्या है, व्हाट शुड बी A यहाँ पर क्या है, ये है। तो यहां पर हम समझते हैं कि ब्लॉक डायग्राम को किस तरीके से हमने यहां पर सॉल्व किया। देखिए इतने बड़े ब्लॉक डायग्राम को आपने रिडक्शन टेक्निक से फटाक से सॉल्व कर लिया। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसलिए मैंने क्लास के सबसे एंड में इस एग्जाम्पल को रखा है ताकि आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें यूज करने को मिल जाएं और आपको समझ में आए कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से क्या फायदा होता है। तो हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से फाइनली ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर यूज करनी पड़ेंगी। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।